लाखों लोग सपने देखते हैं आईएएस बनने की। लाखों लोग आईएएस बनने के लिए सपने देखते हैं और उन लाखों में से कोई एक होता है जो आईएएस का पद छोड़ दे। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारे सुभाष चंद्र बोस का पश्चात। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 1921 की कहानी। ठीक है, 1921 की कहानी। उससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ इसकी बैकग्राउंड जो पीछे की ओर है। बताते हैं कि अपने शैक्षणिक जीवन में किस प्रकार से अपनी ऊंचाई तक पहुंचा, है ना, अपने मुकाम किस प्रकार से हासिल किया। इसका जो उद्देश्य था वह उद्देश्य मैंने कि पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसकी एक मेहनत और उसकी एक सोच हमारे भारत को आजाद कराकर चले गए। भले ही भारत आजाद होने से पहले उसकी मृत्यु का रिपोर्ट आ जाता है, बट उसका अभी तक कोई मृत्यु का स्पष्ट डेट फिक्स नहीं है या कैसे मृत्यु हुआ यह भी पता नहीं है ना। तो उससे बात करते हैं दोस्तों कि इसका जो जन्म है वह 23 जनवरी 1897 ईस्वी को था। ठीक है, यह उड़ीसा के कटक जिले से था। ठीक है, इसके पिताजी एक वकील थे। 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट पास किया और द्वितीय रैंक से, जी हाँ दोस्तों, सेकेंड रैंक आया उसका इंटरमीडिएट में। उसके बाद वह क्या करते हैं, दर्शन शास्त्र ऑनर्स लेकर के बीए करते हैं, जो आर्ट्स में पढ़ता है। ठीक है, वो आर्ट्स करने से पहले दोस्तों इसके बीए में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ा। दोस्तों पहला प्रॉब्लम यह था कि उसके क्लास में जो था टीचर वह कौन था, ब्रिटिश सरकार का था। ब्रिटिश सरकार का दोस्तों जो टीचर था वह स्टूडेंटों को अवॉइड करता था, माने कि बहुत ज्यादा माने कि मारपीट करता था, तो वह सहन नहीं कर पाता था दोस्तों। तो अपने जो स्टूडेंट के प्रति उसका जो नेता था हमारा सुभाष चंद्र बोस जी थे, उसका नेतृत्व करते थे छात्रों का। तो उसका जो शिकायत था, कंप्लेंट चल गया प्रिंसिपल पास जाते हैं तो बोलते हैं कि क्षमा करो, माफी मांगो, सॉरी बोल। लेकिन सुभाष चंद्र बोस कभी झुकने वाले व्यक्ति में से तो है नहीं जो झुक जाएंगे किसी के कहने पर, बोले हम गलत है नहीं तो गलत का सॉरी क्यों बोले। तो दोस्तों इसके अंदर शुरुआत से ही नेता बनने का शौक था और इसके अंदर वो गुण था जो लोगों को अपने अंदर अपने आसपास इकट्ठा कर सके, अपने बातों से लोगों को एक कर सके, अपने संगठन बना सके। तो छात्रों का मेन बोलते हैं ना लीडर, स्टूडेंट लीडर वहां थे अपने ग्रेजुएशन लेवल से। ठीक है, तो दोस्तों ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद क्या होता है, उसके यहाँ पर जो उसके पिताजी होते हैं उसका सपना था क्या बने, आईसीएस पास करे। ठीक है, आईसीएस पास करे मैंने कि इंडियन सिविल सर्विस जो होता था पहले, अभी यूपीएससी होता है। ठीक है, तो पहले आईसीएस होता था, उसको पास करे और आईएएस वगैरह बने। ठीक है, तो अपने पिता का जो एक सपना था, ड्रीम था, उसको पूरा करने के लिए, उसको तैयारी करने के लिए वह जाते हैं हमारे लंदन, जो ब्रिटिश में, ठीक है, ब्रिटेन में। तो वहां जाते हैं और लंदन में उसका कोई स्कूल में एडमिशन नहीं होता, मैंने कि वहां पर मैंने रहने के लिए उसको कोई स्कूल नहीं मिलता। फिर भी किसी ना किसी तरह से कोई स्कूल में कॉलेज में उसकी एक मैंने कि उसको नाम जो है एडमिशन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों वहां पर कि मात्र 7 महीने में, कितने महीने में, 7 महीने में जो 4 साल पढ़ करके लोग आईएएस नहीं बन सकते हैं, वह 7 महीने में बन करके दिखा दिया। जी हाँ दोस्तों, 7 महीने में इतने ज्यादा पढ़ाई किया कि मात्र वह पूरे इंडियन लेवल में जो उसका जो एग्जाम होता था उसमें 4th रैंक लाया। ठीक है, 4th रैंक ला करके वह दिखा दिया कि इंडियन भी हमारे क्या है, पढ़ने में कमी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया को वर्ल्ड का गुरु, विश्व गुरु कहा जाता है, माना जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर स्वामी विवेकानंद और श्री महर्षि जो था उसके अंदर गुण था भरा हुआ, उसका वेदों का पाठ पढ़ा हुआ था हमारे सुभाष चंद्र बोस। तो उसके अंदर सारा जो हमारे देश के प्रति जितने सारी विशेषताएं थी उसके अंदर मन में भरा हुआ था। तो उसके मन में यह भी ख्याल आता दोस्तों, अगर आईएएस बन जाते हैं तो कैसे हमें कि हम अपने अंग्रेजों का गुलाम सहेंगे। उसके अंदर स्वामी विवेकानंद का भावना जो था, गुण उसके अंदर भरा हुआ था, तो वह कैसे सहन कर पाएगा। इसीलिए अपना पद को त्याग कर देता है। ठीक है, अपने और असहयोग आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, उस समय महात्मा गांधी 1921 में क्या करते थे, असहयोग आंदोलन जो चल रहा था उसके साथ में प्रोटेक्ट में साथ में आ गए। ठीक है, और वह कहां से नेतृत्व करते थे, जी हाँ दोस्तों, बंगाल से। कहां से, बंगाल से वह नेतृत्व करते थे 1921 में।
ठीक है। और बंगाल में नेतृत्व करते थे। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वहां पर उसको जब नेतृत्व हुआ उसका विरोध संगठन बढ़ने लगा। और नेताजी उस समय क्या करते थे, 1927 में जब बात आती है, उससे पहले इसको 2 बार जेल हुआ। जी हाँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को अपने लाइफ में 11 बार जेल हुआ था। ठीक है, आप देखिएगा 11 बार जेल रहते हुए हमारे देश को आजाद करवाए। आप किस प्रकार से अपने जीवन को अपने नए नए रंग रूप में ढाले वो बताएंगे आगे दोस्तों। उससे पहले बात करते हैं कि बहुत जल्द ही सुभाष चंद्र जी 1928 में एक युवा और एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के साथ में वह काम कर रहे थे। और उसमें क्या हुआ कि कांग्रेस के अंतर्गत वह मिलने का काम किया, लेकिन वह मिलना भी नहीं सही से, लेकिन उसका जो नेतृत्व था वह अपने आप में बढ़ रहा था। जी हाँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जो था अपना विकास जो था खुद कर रहा था, अपना पॉपुलैरिटी जो था खुद बढ़ा रहा था। और इतना बढ़ा रहा था कि एक युवा पीढ़ी के रूप में भी वह एक नेता के रूप में अपने देश को संबोधित कर रहा था बंगाल से। जी हाँ दोस्तों, 1928 में अगर महात्मा गांधी पूर्ण रूप से फुल इंडिपेंडेंस के रूप में अगर वो उसका मानसिकता काम किया रहता दोस्तों, हमारा 1928 में ही भारत जो था आजाद हो जाता ब्रिटिश से। लेकिन महात्मा गांधी की एक सोच ने हमारे देश को 12-13 साल तक और आगे लेके चला गया इंडिपेंडेंस होने तक। ठीक है, तो 1928 में यह मैटर्स सारा देश जान रहा था। सुभाष चंद्र जी के साथ में पूरा देश उसके साथ था, लेकिन महात्मा गांधी ही खुद जो इतने बड़े लीडर थे वह नहीं थे उसके साथ में। 26 जनवरी 1931 को वो कोलकाता में राष्ट्र ध्वजा फहराया। ठीक है, लेकिन फहरा कर सुभाष चंद्र जी जो थे हमारे, वह एक विशाल मोर्चा तैयार कर दिया था, मैंने कि उसका नेतृत्व कर रहा था। तभी पुलिस आकर के वहां पर हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को मैंने कि घायल करके, मैंने कि लाठी से मार करके उसको घायल करके उसको जेल में डाल दिया गया। अब दोस्तों यह बात होती है कि जेल में रहते हुए भी जब बगल बाहर में चुनाव हुआ था कि भारत का जो नेतृत्व कौन करेगा, मैंने कि कुछ जो मांग किए थे हमारे महात्मा गांधी, उसका नेतृत्व कौन करेगा, तो वहां पर इलेक्शन जब हुआ तो सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुआ था वह किसको मिला था, सुभाष चंद्र बोस जी को मिला था। जी हाँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी को मिला था सबसे ज्यादा वोटिंग। उसके बाद मजबूरन ब्रिटिश सरकार को जो जेल में डाले थे सुभाष चंद्र बोस जी को, उसको वहां से क्या किया, उसको छोड़ना ही पड़ा। नहीं छोड़ते तो पूरा देश उसका आंदोलन कर बैठता। इसी पहले वह क्या किया, होशियारी दिखाया और उसको छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, अपने जीवन में 11 बार जेल गए और उसको वहां से निकले और अपने देश को आजाद करने का जो जुनून था, जज्बा था, वहां तक कि आईएएस का जो नौकरी छोड़ा था और इसके घर में कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह घर से बाहर निकले और बाहर विदेशों देशों में जाकर के, बाहर देशों से 11 देशों में गए और वहां से अपने देश के लिए मांग किए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जब 1945 की बात घटना होती है, 1942 में जो जाते हैं हम लोग, देखते हैं कि 1939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाती है। जो ब्रिटेन था वह जर्मनी का दुश्मन था। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या करते हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, ब्रिटेन से जो जितने दोस्त थे, मैंने कि जो दुश्मनी था ब्रिटेन का जर्मनी से, तो जर्मनी से जाकर मिलते हैं और एडोल्फ हिटलर, जी हाँ दोस्तों, एडोल्फ हिटलर का ही नेताजी नाम फर्स्ट बार वही दिए थे, उसका ही उपाधि दिया हुआ है। जो एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी का बादशाह था, वहां का तानाशाह था और पूरे यूरोप को मैंने कि तहस नहस करने की क्षमता रखता था, वही हमारे नेताजी को, मैंने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से फर्स्ट बार उसे वही उसी का दिया हुआ उपाधि है। जी हाँ दोस्तों, वह क्या हुआ था वहां पर कि उस समय हमारे जो वो जर्मनी का वहां जो चांसलर था एडोल्फ हिटलर, वह बताया कि भाई इंडिया यहाँ से बहुत दूर है, इसीलिए वहां तुम्हारा हो सकता है कि जो जापान है वो आपका नजदीक में है, जापान मेरा दोस्त है, मैं बात करता हूँ जापान से, जापान आपका सहायता करेगा। तो वह बात करता है और उसको वहां से फिर वह रिटर्न भेज देता है, कहाँ, जापान जाने के लिए। और जापान जाता है और जापान से बात करता है कि भाई ये एशिया है, एशिया में फिर ब्रिटेन यूरोप वालों का यहाँ पर कब्जा तो नहीं होना चाहिए। तो जापान तो कट्टर विरोधी था इंग्लैंड वालों का, अंग्रेजों का। तो क्या करते हैं, हाँ बात तो सही है यार, सुभाष चंद्र बोस जी तो सही बोले, तो उसको अच्छा लगा, अरे आप सामने तो मेरा बहुत अच्छा बात कर रहा है, ये तो होना चाहिए एशिया में, फिर अंग्रेज वालों का यहाँ पर राज तो नहीं करना चाहिए। तो क्या करते हैं, उससे दोस्ती करते हैं और बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यह बात था कि जापान और सिंगापुर में दुश्मनी था। ठीक है, दुश्मनी छिड़ रहा था, तो पहले सुभाष चंद्र जी को पहले जो सेटिंग किया था, स्ट्रेटेजी था, वह बात बनाया कि भाई जो देखो, जो सिंगापुर में जो सैनिक है वह थोड़ा बहुत ब्रिटिश का है और इंडियन का भी है। तो दोस्तों जो बम ऊपर से जापान के द्वारा गिराया जा रहा था ना,
तो उसमें एक लेटर भेज दिया था कि कब तक तुम अंग्रेजों के साथ दोगे, कभी तुम तो बदलना होगा। तो वहां पर फूट डालो और बम भी गिराया गया और उसका समर्थन भी वहां पर उसको मिला। जी हाँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर से भी समर्थन मिला। 45,000 सैनिकों ने क्या किया, जो अपने देश के लिए मर मिटने की दम रखते थे, वह क्या करते थे, जो ब्रिटिश सैनिक था उसको मैंने कि फूट डाला। तो वहीं से ब्रिटिश सैनिकों को लगा कि भाई कोई तो है जो बाहर बाहर से क्या कर रहा है, सैनिक बना रहा है। तो अंग्रेज लोग उसको फिर पकड़ने का और मार डालने का आदेश देता है, लेकिन क्या करता है दोस्तों कि उसको नहीं पकड़ पाता है। अंततः उसको जो मौत होती है दोस्तों, वो 1945 में हमारे थाईलैंड से जी हाँ दोस्तों, जो सिंगापुर के नीचे जो है हमारा है, और बर्मा सारा कुछ जब काम होता है तो वहाँ फिर उसका जो प्लान होता है वह रूसिया जाने का, यूएसएसआर, पहले यूएसएसआर था अभी रसिया हो गया है, तो मॉस्को रसिया जाने का उसका प्लान था। लेकिन उसका जो बात होती है बीच में कि एयर क्रॉस हो जाता है, मैंने कि वहाँ बीच में ही घटना हो जाती है। उसके मैंने कि अभी तक लाश का कोई स्पष्ट नहीं निकला है, लेकिन जो जापान है वह 18 अगस्त को, ठीक है, 18 अगस्त को उसकी लेकिन देहांत का दिवस मनाया जाता है वहां पर, ठीक है, बहुत धूमधाम से मनाते हैं वहां पर। लेकिन हमारे देश में अभी तक कोई कंफ्यूजन मैंने कि बना हुआ है, कोई कंक्लूजन नहीं निकला है कि कब उसका मैंने कि रियल डेट क्या है, मैंने कि देहांत होने का, शहीद होने का, ठीक है। क्षेत्र में जो हमारे देश को 3 महत्वपूर्ण नारा दे गए थे दोस्तों, वह इस प्रकार से था। सिंगापुर में वह बोले थे जय हिंद, ठीक है, वहीं से बोले थे दिल्ली चलो। और दोस्तों वहीं पर जब आजाद हिंद फौज का जब संगठन बनाया था तो वहां पर यह बात बोली गई थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह सुभाष चंद्र बोस जी का एक नारा ही पूरा काफी था पूरे देश को खून खोलने और बात उठने की, अंग्रेजों को मार भगाने की। दोस्तों उसके चले जाने के बाद, हमारे सुभाष चंद्र बोस की मैंने कि एयर क्रॉस हो जाने के बाद जो उसकी जो भूमिका था वह बहुत ज्यादा निभाया। दोस्तों वहां भी जो उसका सैनिक लोग था, उसका जब ब्रिटिश को पता चलता है कि बाहर बाहर से जो सैनिक बना जा रहा है, तो उसके जो लोग थे मैंने कुछ सैनिक बना गए थे आजाद हिंद फौज, ब्रिटिश लोग जाते हैं उसको मैंने कि मारपीट करते हैं, उस सैनिक को मैंने कि दंड देते हैं। उसके अपेक्षा में क्या होता है कि जो सैनिक बर्मा घुस आए थे और बर्मा में से आगे बढ़ रहे थे इंडिया में, तो उसको जब ब्रिटिश लोग गए और मारपीट किया तो जितने लोग मारते नहीं थे उससे ज्यादा और सैनिक तैयार होते लगते, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि पूरा देश में सैनिकों की जो जितनी बड़ी भूमिका थी वह बढ़ने लगी। और जो 40,000 जो मात्र 40,000 जो था ब्रिटिश सैनिक था, और इंडिया में 25 लाख सैनिक इंडियन थे। तो दोस्तों 40,000 और हमारे जो 40 लाख जो थे वह कितने के बराबर हैं आप समझ सकते हैं। 40,000 ब्रिटिश सैनिक और 25 लाख हमारे इंडियन सैनिक, इसमें किसकी तुलना अधिक हो सकती है। और वही सैनिक उसको जो ब्रिटिश लोग इसलिए वहां पर छोड़ने पर मजबूर हो गए भारत को, क्योंकि इंडियन लोग को पैसा भी दे जा रहा है और उसका नकारा भी जा रहा है, कि ब्रिटिश लोग को फॉलो भी नहीं कर रहा है। तो जब हम समझ गए कि भाई तो हम द्वितीय विश्व युद्ध तो जीत सकते हैं, लेकिन इंडियन वालों से आप नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि जिसको हम पैसा दे रहे हैं उसके ऊपर खर्च भी कर रहे हैं, और वही लोग क्या कर रहे हैं, हमारे बात को ना सुन रहे हैं, ठीक है। तो इतनी बड़ी जो बात जो बोले ना वहां पर लोगों को और भी मैंने कि उत्तेजना बढ़ी कि आप तो जीत लेके छोड़ेंगे, तुम द्वितीय विश्व युद्ध मैंने कि जीत जाओ, उससे को कोई फायदा नहीं, तुमको मैंने कि भारत छोड़ना ही होगा, तो छोड़ना ही होगा। इस समय महात्मा गांधी भी बहुत ज्यादा जोर दिए थे, और हमारे शांति प्रिय नेता जो थे जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना तो वैसा ही पहले से पगला थे कि भारत को हम आजाद कराएंगे तो कराएंगे। लेकिन दोस्तों अगर यह बात भी उठता है कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना जो मांग किए थे पाकिस्तान का, ठीक है, जो मोहम्मद अली जिन्ना जो है मांग किए थे पाकिस्तान का, अगर वह सुभाष चंद्र बोस रहते तो पूरा अखंड भारत रहता। जी हाँ दोस्तों, जो पूरा इतना बड़ा भारत दिख रहा है ना, वह पूरा हमारा भारत ही रहता, लेकिन इसको अब बांट दिया गया है। पाकिस्तान तो बांग्लादेश तो चीन तो पहले तो स्वतंत्र देश पहले था, नेपाल भूटान जो इतने सारे छोटे देश है वह पहले भारत में था, वो भारत में ही रहता, ठीक है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस उस समय जो प्रधानमंत्री नहीं बने, ठीक है, कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू। तो जो जिन्ना जी थे वहां का पाकिस्तान का राष्ट्रपिता माना जाता है, वो पाकिस्तान का मांग किया था और वो स्वतंत्रता मिली कि उसको मिल गया। अगर सुभाष चंद्र बोस जो थे वह उसका हैंडल कर सकता था, जो मोहम्मद अली जिन्ना का, वह सुभाष चंद्र बोस ही थे। लेकिन उसके आगे उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना को मनाने वाला कोई है ही नहीं, ठीक है, कोई है ही नहीं था। इसलिए क्या हुआ कि अंततः फिर पाकिस्तान को पूर्णतः एक स्वतंत्र राज्य देश बना दिया गया, ठीक है। और बांग्लादेश को भी 1971 में बना है, तो पता ही होगा। दोस्तों हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की इतनी सारी तमाम जानकारियों को आपके सामने प्रस्तुत किए। दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, अंत में मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की जैसा आपके अंदर वह जज्बा होना चाहिए? क्या आप ऐसे बड़े पद पर
कर सकते हैं। अगर वह देशभक्ति आपके अंदर सामने आ जाए तो आपके अंदर का चैलेंजिंग 2 प्रश्न में छोड़ के जा रहा हूं, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यह जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।